हेलो गाइस, मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आएंगे क्योंकि आपकी जो हिंदी की पेडागोजी सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्जाम होने वाला है के लिए हिंदी की पेडागोजी की भाई क्लास हम लोग लेके आए हैं। इससे पहले मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और बच्चा अब किसकी रहेगी आपकी, अब जो है वो हिंदी की पेडागोजी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो जिस भाई ने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है वो पुरानी क्लासेस सभी क्लासेस को देखें ताकि आपके पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे बच्चा क्या है आप अच्छा स्कोर कर सको। तो हम लोग जानेंगे हिंदी की पेडागोजी में सबसे पहले बच्चा किसके बारे में, भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस करते हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को भाई सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, एक चिंतन करते हैं, एक थिंकिंग करते हैं, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रकार बच्चा देखना, अगर मुख्य रूप से आए तो दो प्रकार की, और भाषा का प्रकार कितना होता है, तीन होता है। कितनी होती, तीन होती है। पहली कौन सी होगी, फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो उसे कहा जाता है मौखिक भाषा, और सेकंड कहा जाता है बच्चा लिखित भाषा, और जो बात होगी वो सांकेतिक भाषा। यानी कि जो मौखिक भाषा है जिसमें हम लोग अपने विचारों को क्या है भाई किसी के सामने बोलकर सामने प्रकट कर देते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। जिन विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक में मतलब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जैसे आपने गूंगे बच्चे देखे होंगे, या फिर कभी हम संकेत आंखों से एकदम डरा देना, चीजें कर देना भाई, ये एकदम क्या है, कोई चुप करना है तो मुंह पे उंगली रख देना, तो इसका मतलब क्या है, ये सांकेतिक भाषा है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है इसे कहा जाता है अस्थायी भाषा। क्या कहते हैं, अस्थायी भाषा कहा जाता है। और इसको कहा जाता है स्थायी भाषा। लिखित को क्या कहते हैं, स्थायी भाषा कहते हैं। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, भाषा के अंग के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ध्वनि होती है, फिर वर्ण होता है, उसके बाद शब्द होता है, फिर उसके बाद वाक्य, और उसके बाद बच्चा लिपि। इन चीजों के बारे में अच्छे से भाई ध्यान देना, ये सीक्वेंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा यदाचिक यानी कि स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कैसी रहेगी भाई, स्वतंत्र होती है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या है अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है जहां पर आपके शब्दों को पाबंदी होती है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इस चीज पे बोल दीजिए, या कोई आपको टॉपिक दे दिया जाए, तो सभी बच्चे ध्यान देना इस चीज के बारे में कि आपके मन में जो भी विचार आएंगे ना, आप बिल्कुल उस पर बोल दोगे भाई, क्योंकि स्वतंत्र हो आप। उसके बाद देखिए, नोट करके बच्चा, भाषा की सबसे छोटी जो यानी कि इकाई होती है उसे स्वेनिम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वेनिम कहते हैं। भाषा अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा जो होती है वो क्या होती है, वो अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। सेकंड पॉइंट देखिए, भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा कैसा है, अर्जित व्यवहार, यानी कि भाषा को सीखा जाता है। अब सपोज कीजिए कोई किसी बच्चे को हिंदी आती है, कोई भारत का बच्चा है उसे हिंदी आती है, ध्यान देना वो हरियाणा राज्य का है। किस राज्य का है, हरियाणा राज्य का। अगर मैं उसे तमिल में भेज दूं, तमिलनाडु में भेज दूं, तो क्या है बच्चा, वो तमिल सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। यानी कि क्या है, वो जिस माहौल में जाएगा, जिस परिवेश में जाएगा, उस परिवेश या उस माहौल की जो भाषा है उसे सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाषा शिक्षण एक प्रकार से ऐसी विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्या रहता है भाई, भाषा शिक्षण एक प्रकार से ऐसी विषयों की कक्षाओं में भी क्या रहता है, मौजूद रहता है। क्योंकि जो कक्षाएं होती हैं उसमें भी बहुत प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज के भाई बच्चे होते हैं, जिन बच्चों से क्या होता है कि उनकी अलग अलग भाषा होती है, और वो एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं। भाषा शिक्षा की अवधारणा मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, बोधगम्य, निवेश करना। यानी कि क्या है, भाषा जो शिक्षा की अवधारणाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, मौन अवधि होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, अवधि बोधगम्य होती है, और निवेश होती है। प्यारे बच्चों, चलिए इसी के आगे, इससे आगे देखते हैं, बच्चे के की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। यानी कि बच्चों की जो स्कूल की भाषा है वही भाषा वैसी कैसी हो यार बच्चों, वो भाषा उसकी घर वाली भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा घर में तो पढ़ रहा है हिंदी
और स्कूल में टीचर बात कर रहे हैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चा सीखेगा तो सही चीजों को, लेकिन उसे सीखने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की भाषा उसके मातृभाषा के हिसाब से रहेगी तो बच्चा जो है उन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत जल्दी तरीके से क्या है सीख जाता है। जिस बच्चे ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स नहीं किया है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी की जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें बाकी के सब्जेक्टों की जो पेडागोजी है वो पढ़नी है या सीडीपी पढ़नी है, तो आप लोग पुरानी वीडियोज में जाकर पुरानी क्लासेस को भी भाई क्या है देख सकते हो। चलिए उसके बाद देखते हैं भाषा के साथ संलग्नता। बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्या करते हैं उद्देश्यों के लिए भाई भाषा का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उसके बाद में, भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर निर्धारित होती है, यानी कि जितना उसका अनुभव होगा वो क्या रहेगा प्यार बच्चा देखना, वो आधारित होता है किस पर भाई, अनुभव पर। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, यानी जो भाषा का विकास होता है वो कैसा होता है, वो सापेक्ष होता है प्यार बच्चों। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश यानी कि बोर्ड चार्ट होर्डिंग महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अगर भाषा को बच्चे को सिखाना है तो उस जगह बच्चों ने कभी आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग बोर्ड होते हैं ना। जैसे किसी का भाई प्रचार हो रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें होर्डिंग जो बोर्ड लगे होते हैं उन पर हम पढ़ते हैं भाई 2024 में फलाना बंदा खड़ा है, उस पर जो जितने वर्ड होते हैं जितने अक्षर होते हैं वो उन्हें देखता है पढ़ता है, तो उससे क्या है उसके भाषा में क्या होती है बच्चा, विकास होता है। इसी के बाद देखते हैं भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी जो भाषा है वो एक नियम के अकॉर्डिंग होती है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, यानी भाषाएं जो है वो क्या है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। अगर बच्चों ध्यान देना, जितनी भी भाषाएं होती हैं हर किसी का व्याकरण होता है, क्योंकि बिगर व्याकरण के आप किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। सीखने का मतलब है कि उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हो जब तक आपको व्याकरण का क्या है ज्ञान नहीं होगा। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि वो क्या है बदलती रहती है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। कैसा होता है भाई, जटिल से सरलता की ओर होता है। हिंदी भाषा की एक राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। जो हिंदी है वो भारत की क्या है, राजभाषा है प्यारे बच्चों, ना कि क्या है राष्ट्रभाषा। तो एक बार भाई सब चीजों को नोट कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। जिन बच्चों को सीटेट 2024 यानी कि सीटेट जुलाई 2024 के नोट्स चाहिए, तो वह बच्चा 9991158665, या बच्चा जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप लोग उस पर क्या है व्हाट्सअप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। और सीटेट 2024 के ऑल एग्जाम यानी ऑल सब्जेक्ट क्या है सीडीपी और नोट्स ले सकते हो भाई। तो इन हर पॉइंट के बारे में सभी के सभी जो आपके पॉइंट्स रहेंगे वो आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हर एक चीज को अच्छे से भाई समझ लेना, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट यही चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान की जो 8 है उसमें कितनी भाषाएं शामिल होती हैं, 22 कितनी होती हैं भाई, 22 होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम भाई, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। प्रारंभ में जो भाषाओं को चुना गया था अनुसूची 8 के अंतर्गत, उसमें बच्चा 14 भाषाओं को रखा गया था। कितनी भाषाओं को रखा गया था, 14 भाषाओं को रखा गया था भाई। उसके बाद में देखिए बच्चा 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, 1967 में, जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी थी। जो 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी। तो 15वीं भाषा कौन सी रहेगी, सिंधी रहेगी। फिर उसके बाद में एक संशोधन हुआ जो 71वां संशोधन कहलाए, जो 1992 में हुआ था। बच्चा इसमें 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी रहेंगी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन्हें याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ। क्या है बच्चे, एक शब्द को याद रखिए बस, नमक। क्या याद रखोगे, नमक। न से क्या हो जाएगी देखो नेपाली, न से क्या हो जाएगी नेपाली, मैं से क्या हो जाएगी भाई मणिपुरी, और कैसे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कोंकणी। ये 3 भाषाएं आपके एक साथ जुड़ी थी 71वें संशोधन के तहत। इसी के बाद साथ देखते हैं हम लोग
एक 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी थी बच्चा। कितनी भाषाएं जोड़ी थी? 4 भाषाएं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाई कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई। आप सभी प्यारे बच्चे इसी प्रकार से क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जिस भाई ने, भाई मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, जिस भाई ने अब तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, वो पुरानी क्लासेस को अवश्य देखे। और गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। बच्चा कुछ शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी मानी गई हैं? 6 भाषाएं होती हैं शास्त्रीय भाषाएं। पहली होती है तमिल, कन्नड़, उड़ीसा, तेलुगु, मलयालम और संस्कृत। ये आपकी बच्चा 6 शास्त्रीय भाषाएं होती है। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं होती है, या इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा है या नहीं है। अब हम लोग जानेंगे भाषा अर्जन के बारे में। किस चीज के बारे में जानेंगे जी? भाषा अर्जन के बारे में। तो देखिए, भाषा एक अर्जित संपत्ति है या ना कि पैतृक संपत्ति। ये जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि जो भाषा है, हमारे माता पिता की जो भाषा रहेगी वही हमारी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि किसी बच्चे ने जन्म लिया गुजराती परिवार में, गुजराती परिवार में, और मैं उस बच्चे को जन्म के बाद बच्चा कहाँ ले गया? यूएस से ले गया, या मैंने उसे छोड़ दिया हरियाणा में। प्यारे बच्चों, वो गुजराती लैंग्वेज नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा हरियाणवी बोलेगा, वो इंग्लिश बोलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अर्जित है, उसने सीखी है, ना कि ये कि उसकी पैतृक है कि उसके जो माता पिता बोलेंगे वही बच्चा लैंग्वेज बोलेगा। देखिए, बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। अनुकरण करके, बच्चा नकल करके, सेकंड होता है अभ्यास करके, और तीसरा होता है पुनरावृत्ति करके, यानी कि पुनरावृत्ति करके बच्चा, यानी कि दोबारा से उस चीज को दोहरा कर या रिपीटेशन करके। तो बच्चा कितने प्रकार से भाषा सीखता है, अर्जित करता है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार से। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे घर में तो भाई लड़के के माता पिता रहेंगे, वो कभी उनका नाम लेते हैं। जैसे किसी का नाम राम हो, श्याम हो, तो जो छोटा बेबी होगा ना, वो राम ही कहेगा। वो अपने माता पिता का नाम लेना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने दादा दादी से चीजों को सीखा है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन एवं अधिगम प्यारे बच्चों, यानी कि भाषा का जो अर्जन और अधिगम है वो क्या क्या होते हैं। देखिए, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों? भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया रहेगी बच्चा। क्या है ये? नेचुरल आपकी क्या रहेगी? प्रोसेस रहेगा। और जो बच्चा आपका भाषा अधिगम में द्वितीय भाषा होती है। कैसी होती है? द्वितीय भाषा। अर्जन का मतलब होता है सीखना, और बच्चा अधिगम का मतलब होता है, ध्यान देना, चीजों को अच्छे तरीके से लर्न करना। अधिगम माने क्या होता है? लर्न करना। अनुकरण करना बच्चा किस में आता है? भाषा अर्जन में आता है, यानी नकल करना। और नियम और व्याकरण किस में आते हैं? भाषा अधिगम में आते हैं। परिवार किस में रहेगा? भाषार्जन में। सहज और स्वाभाविक चीजें बच्चा किस में रहेंगी? भाषार्जन में। अनौपचारिक परिवेश किस में रहेगा? भाषार्जन में। मातृभाषा किस में रहेगी? भाषार्जन में। क्षेत्रीय भाषा किस में काउंट की जाती है बच्चा? भाषा अर्जन में की जाती है। इसी के बाद में विद्यालय जो है ये कहाँ है? भाषा अर्जन में रहेगा। प्रयास और जटिल कहाँ पर रहेगा? भाषा अर्जन में। और भाई आपका औपचारिक साधनों का तो याद रखना, आपके जितने भी फॉर्मल बच्चा रिसोर्स होते हैं वो सभी सभी किस में काउंट होंगे? भाषा अधिगम में काउंट होंगे। तो पेपर में आपसे सीधा इनमें से कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, कोई भी आपसे पॉइंट्स दिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि कौन सा भाई आपका भाषा अर्जन है या कौन सा आपका भाषा अधिगम है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं बच्चा, स्किल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, और एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। और इसके भी कितने कितने पार्ट होते हैं? इसके भाई 2-2 पार्ट होते हैं। वैसे अगर मैं बात करता हूँ कि भाषा जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो स्किल्स होती है वो कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है बच्चा। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। इन 4 प्रकारों को 2-2 भागों में डिवाइड कर रखा है। इस जगह कर रखा है भाई, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले जानेंगे जो अभिव्यक्तियात्मक कौशल होते हैं वो कौन कौन से। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है वाचन कौशल, जिसे हम बोलना कहते हैं। सेकंड आता है प्यारे बच्चों लेखन कौशल, जिसे क्या कहते हैं? लिखना कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? श्रवण कौशल होता है, जिसे हम सुनना कहते हैं। और चौथे नंबर पर क्या होता है? पठन कौशल, जिसे हम लोग पढ़ना कहते हैं।
तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, चीजों को सुनता है भाई, क्या करता है, सुनता है। इन चीजों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, एक बार इन चीजों के बारे में और जान लेते हैं। अंतर संबंधित होना बच्चा, यानी कि एक दूसरे से जुड़ना। भाषा को एक क्रम में लिखा जाता है, यानी कि भाषा जो है एक क्रम में होती है बच्चा, भाषा जो होती है। सीखने की बात आएगी तो एक क्रम में नहीं सीख सकते, लेकिन एक भाषा को एक क्रम में होता है, जो स्किल्स होती हैं, जो कौशल होते हैं, वो एक क्रम में होते हैं प्यारे बच्चों। शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं कि शिक्षण विधि क्या है, प्राकृतिक विधियां। इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है, ताकि वह वंचित रूप से परिचित हो जाए। इस प्रकार वह दूसरी भाषा को उसी तरह सीखने जैसे अपनी मातृभाषा को उसने सीखा है। यानी कि बच्चा प्राकृतिक विधि क्या है, इसका मतलब है बच्चों के सामने जो भी भाषा बोली जा रही है, बच्चा उस भाषा को अच्छे तरीके से सुनता है और फिर दोबारा उसे रिपीटेशन करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो जो वो बच्चा रहेगा, जिस प्रकार से उसने अपनी मातृभाषा को सीखा था, सेम उसी प्रकार से क्या करेगा वो बच्चा, उस दूसरी लैंग्वेज को भी सीख लेगा। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक विधि। अब देखिए सेकंड विधि क्या होती है भाई, शिक्षण विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, जिसे शास्त्रीय विधि कहते हैं, प्राचीन विधि। इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि बच्चा, जो आपका व्याकरण अनुवाद विधि होगी, इसमें क्या होगा, इसके अंदर बच्चा जो होगा उसे पहले हमें कोई व्याकरण, बच्चा शब्दों को बताना होगा, शब्दों के ज्ञान को बताना होगा, लिपि के बारे में बताना होगा। उसके बाद में बच्चा क्या है, चीजों को सीखना प्रारंभ करता है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, बच्चा संस्कृत हो जाएगी या इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश को सिखाने से पहले बच्चों को हम ग्रामर सिखाते हैं। और ग्रामर सिखाने का मतलब क्या होता है कि ताकि वो इंग्लिश क्या है कि भाई वो अच्छे तरीके से सीख सके। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि जो व्याकरण विधि रहेगी, इसमें लिखने और पढ़ने पर क्या है बच्चों, सबसे अधिक ज्यादा क्या है, बल दिया जाएगा। बढ़ते हैं उसके बाद में, देखिए अगली बार, नेक्स्ट बार आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद में मस्तिष्क उद्वेलन विधि कौन सी होती है भाई, ये तीसरी होती है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि कौन सी होती है, इसमें बच्चों को समस्या दी जाती है और फिर उस समस्या का समाधान करता है। यानी बच्चे के सामने एक किसी भी प्रकार की समस्या रखी जाती है, बच्चा उस समस्या को देखता है, उस पर विचार करता है, उस पर सोचता है और फिर धीरे धीरे करके उस समस्या का समाधान करता है। इसी को कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है भाई। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। इसमें बच्चों को सीधा भाषा सिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो बच्चा होगा उसे हम लोग बिल्कुल सीधे, यानी कि डायरेक्ट क्या है बच्चा, भाषा सिखाएंगे। देखिए उसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ेंगे। भाषा के मॉडल कितने होते हैं, तीन होते हैं। भाषा के मॉडल कितने होंगे, तीन। सबसे पहला होता है भाषा का अंतःक्रिया मॉडल होता है। सेकंड होता है अधोमुखी प्रक्रिया होती है भाई। और तीसरा होता है बॉटम अप मॉडल होता है। देखो वो क्या होता है, टॉप डाउन मॉडल होता है, ये क्या है, बॉटम अप बच्चा मॉडल होता है। तो भाषा का अंतःक्रिया मॉडल क्या होता है, यानी कि जो फर्स्ट जो होता है वो क्या है, इस मॉडल में शुद्ध और प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। यानी कि अगर किसी भी चीज के बारे में बच्चों को कोई जानकारी लेनी है या देनी है, तो बच्चों को बिल्कुल शुद्ध से क्या है, उस माध्यम से चीजों को लिया या दिया जाता है, शुद्ध रूप से भाई, कि कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो। सेकंड पॉइंट देखिए, भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक बच्चा संबंधों के प्रति समझ बनती है। यानी कि जो भाषा के माध्यम से जितने अच्छे तरीके से भाई आप लोग बोलोगे, चीजों को समझाओगे, तो आप लोगों के बीच में जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। जैसे किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी बच्चे ने आपसे भाई कुछ पूछा, या मुझसे किसी ने पूछा, मैं आपको गुस्से में डांट दूं, मैं आपसे गुस्सा कर दूं, मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूं, तो क्या आपका और मेरे बीच में एक जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन रहेगा, ये रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस जगह मुझे बच्चा अपनी जो लैंग्वेज होगी भाई, अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मुझे उस जगह गुस्सा नहीं करना है। और जब मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मेरे और आपके बीच में एक जो बच्चा रखना कनेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट का, वो हमेशा रहेगा। तो ये क्या होती है, इसी को कहा जाता है भाषा का अंतःक्रिया मॉडल कहा जाता है।
अब देखिए उसके बाद आगे जानेंगे, भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन होना। बिल्कुल सही बात है भाई, जो चीज मैंने अभी आपको बताई है उसी के माध्यम से। जैसे देन भी आसानी से किया जा सकता है, जो लेन देन होगा व्यक्तियों के बीच में वो क्या है, आसानी से किया जा सकता है। इस मॉडल से क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रभावशील शिक्षण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आए और पढ़ाने के बाद अगर टीचर से कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है या कुछ चीज जानने की कोशिश कर रहा है टॉपिक से जुड़ी हुई, उस जगह टीचर का ये दायित्व बनता है कि टीचर को उस जगह गुस्सा नहीं करना चाहिए। टीचर को उसे प्यार से समझाना चाहिए और उसका जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों क्या करना है, अच्छे तरीके से समझाएं ताकि उसका कोई भी डाउट ना रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अधोमुखी प्रक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? टॉप डाउन मॉडल क्या होता है? इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है, जैसे वाक्य, पद, शब्द, वर्ण। यानी कि अगर जो एक अध्यापक होता है भाई, जब जो टीचर रहेगा यानी कि एक स्टूडेंट रहेगा, वो क्या है, उसे किसी चीज के बारे में समझना हो या उसके सामने कोई नई चीज आई और उसने वो चीज पहले पढ़ रखी हो, तो वो क्या करेगा, उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए पहली सीखी गई चीजों का क्या है, दोबारा से ज्ञान का भाई एनालिसिस करेगा और फिर उस समस्या में उस ज्ञान को लगा देगा। तो यही क्या होता है, अधोमुखी प्रक्रिया होती है भाई। अब बॉटम अप मॉडल क्या होता है? इसमें बच्चा को नीचे से सीखते हुए ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है। जो बच्चा होता है इसमें क्या करेगा कि सबसे पहले बच्चों को नीचे से सिखानी होंगी चीजें, फिर उसके बाद क्या प्यार बच्चों, ऊपर की तरफ। जैसे अगर मुझे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है, तो हिंदी पढ़ाने में सबसे पहले बच्चा मुझे उसे वर्ण का ज्ञान देना होगा, फिर उसके बाद उसे शब्द का ज्ञान बताना होगा, फिर उसके बाद उसे पद का ज्ञान बताना होगा और उसके बाद वो क्या है, वाक्य का ज्ञान देना होगा। इसी तरीके से अधोमुखी में इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले बच्चों को वाक्य का ज्ञान दिया आया भाई, फिर वो क्या है, पुरानी चीजों को एनालिसिस कर रहा है, फिर उसे पद का ज्ञान के बारे में सोचेगा, फिर वो शब्द के बारे में सोचेगा, फिर क्या है, वर्ण के बारे में सोचेगा। अब हम लोग जानेंगे इसी के बाद में लेखन क्या होता है। किसके बारे में जानेंगे जी? लेखन के बारे में, जिसमें बच्चों के विचारों को अभिव्यक्ति है। बच्चे इस लेख को अपने शब्दों में लिखें और सुसंगत बच्चा देखना सब्जेक्ट से जुड़ा हो, व्याकरण की शुद्धता है। यानी कि बच्चा जो है किसी चीज को लिख रहा है, तो चाहे वो उसके विचार हो या किसी टॉपिक पे लिख रहा है, तो वो शब्दों को अच्छे तरीके से और शुद्ध रूप से लिखे। अगर वो शब्दों को सही सीक्वेंस में सही तरीके से नहीं लिखेगा, तो जो आने वाले टाइम में बच्चा जो भी उसके पेपर को जो भी टीचर चेक करेगा, तो क्या है, वो उसे पूरे नंबर नहीं देगा। तो लेखन का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है शुद्ध रूप से लिखना, व्याकरण के अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आया भैया लिखते जाएं, आपको पता ही नहीं है कि आपको लिखना क्या है, लिख भी रहे तो आप गलत लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्पष्ट उद्देश्य क्या होता है, रचनात्मक विचारों का प्रोत्साहन। यानी कि बच्चा खुद से करके देखे, बच्चा नकल करके ना देखे, बच्चा उन चीजों को, उन गलतियों को या जिस चीज को वो सीखना चाह रहा है खुद से करके सीखे, ताकि बच्चे का जो लेखन है वो बिल्कुल सही हो सके। उसी के साथ देखिए लेखन की प्रक्रिया उपागम क्या होता है प्यारे मित्रों? इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो किसी भी चीज को एक क्रम में सही तरीके से लिखता है और चीजों को बेहतरीन तरीके से क्या है, बच्चा सीख जाता है, अपने कौशल में, लेखन कौशल में क्या है, दक्ष हो जाता है। अब आप सभी बच्चों को कमेंट्स करके बताना है, जो बच्चे आपके कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं, उनका सीक्वेंस बताएंगे कि उनका सीक्वेंस कौन कौन सा है। चलिए भाई, तो ये आपसे कमेंट्स में क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएं बच्चा। अगली क्लास में, आज की क्लास का हम इसी जगह समापन करते हैं और हिंदी पेडागोजी की पार्ट नंबर 2 आएगा, उसे अवश्य देखें, जिसमें मैं आपके बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखूंगा और आपको भाई संपूर्ण हिंदी की पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो जिस बच्चे को 2024 की तैयारी करनी है, वो सभी बच्चे ध्यान दें, वो सभी के सभी बच्चा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास और अपने ग्रुप। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।
जय हिंद, वंदे मातरम। यदि किसी भाई को नोट्स चाहिए तो बच्चा आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665, इस पर आप लोग व्हाट्सअप या बच्चा कॉल या मैसेज कर कर नोट्स जो है सीडीपी किसी भी सब्जेक्ट के भाई प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।